अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीआर फार्मूला और गांधी जिना टॉक्स जो है। हम देखेंगे सीआर फार्मूला क्या था, क्यों हुआ और गांधी जिना टॉक में इसके ऊपर क्यों डिस्कशन की गई, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सीआर फार्मूला जिसको कहा जाता है या राजा जी फार्मूला उसको कहा जाता है, वो क्या चीज़ थी। असल में जो ये सीआर फार्मूला ये एक बंदे का नाम था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इसका नाम था, इसको शॉर्ट में सीआर कहते हैं। और इस फ़ॉर्मूले को राजा जी भी कहा जाता है या सीआर फ़ॉर्मूला भी कहा जाता है। असल में सीआर जो थे या चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो थे, वो हिंदुस्तान के एक स्टेट्समैन थे जो मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े लीडर थे, दानिश्वर थे। एक लिखत ऑथर भी थे, राइटर थे, वकील भी थे और एक एक्टिविस्ट भी थे, जो आज़ादी के लिए स्ट्रगल करते थे। और ये जो हिंदुस्तान जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान अलग होते हैं तो उसके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बंदा किस कैलिबर का था, पोज़ीशन क्या थी, ये कौन था। एज़ सून एज़ इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950, ये तो वही बात हुई जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये बंदा ये जो सीआर फार्मूला जो हम कहते हैं, तो ये बंदा इसका बैकग्राउंड ये रहा। अब क्या चीज़ थी, अब जो हम पीछे डिस्कशन बार-बार कर रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना रिपोर्ट, प्लान, अगस्त ऑफर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो एक डेडलॉक थी, डिसीजन ले नहीं पा रहे थे कि ये दोनों एक डिसीजन पे राज़ी नहीं हो रहे थे कि हमें क्या करना है। उसको ख़त्म करने के लिए जो सीआर थे या राजा गोपालाचार्य थे, उन्होंने एक फ़ॉर्मूला दिया, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए असल में, हम फ़ॉर्मूला कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ें आप कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तो इसी तरह हम देखते हैं इस पॉलिटिकल डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश, अच्छा उन्होंने ये बात की कि जब ब्रिटिश, अब वो भी देखें एक हिंदू थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बंदे थे। वो ये बात कर रहे थे कि जब कांग्रेस जो है ब्रिटिश जो है हिंदुस्तान को छोड़ के चली जाएगी, तो उसके बाद अगर इन पॉइंट्स पे हम मुत्तफ़िक हो जाएँ, तब जाके हम हिंदू मुसलमानों का जो है मसला या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का मसला है उसको तब जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि पहले ब्रिटिश जाए उसके बाद ही करेंगे। तो वो क्या फ़ॉर्मूला था, क्या नुक्ते थे जो वो दे रहे थे कि जिस पे अमल किया जाए तो तब जाके मतलब जो इश्यू है वो सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले वो क्या कह रहे थे, क्या-क्या करना है? वो कहते हैं कि जो उनका फ़ॉर्मूला है जो 1944 में वो कहते हैं कि द मुस्लिम लीग वुड जॉइन हैंड्स विद द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। सबसे पहले ये करना होगा कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का साथ दे ब्रिटिश को निकालने के लिए, उनसे आज़ादी लेने के लिए। मतलब हिंदू-मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए आज़ादी के लिए। मुसलमान और हिंदू एक साथ होके ब्रिटिश से आज़ादी लें, सबसे पहले ये करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, जब ब्रिटिश चली जाएगी तो बोथ पार्टीज़ वुड कोऑपरेट एंड फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी वो एक-दूसरे के साथ ताउन करेंगे और उस ताउन से जो है सूबाई लेवल पे एक हुकूमत बनाएँगे एंड फॉर्म अ प्रोविज़नल गवर्नमेंट एट द सेंटर। सॉरी, दोनों एक-दूसरे से ताउन करके सेंटर में, मरकज़ में जो है एक हुकूमत बनाएँगे। सबसे पहले ब्रिटिश को निकालेंगे, उसके बाद जो मरकज़ होगी सेंटर, वहाँ पे दोनों मिलके एक हुकूमत बनाएँगे, आर्ज़ी तौर पे बने। After the war, a commission would be entrusted with the task of demarcating those areas with an absolute majority of Muslims and a plebiscite to be held in those areas where all the inhabitants, Muslims and non-Muslims, would vote based on adult suffrage whether to form a separate nation or not। ये पॉइंट आप देखें, ये वो पॉइंट है जिसको ब्रिटिश बाद में यूज़ करती है। आप देखते हैं कुछ एरिया पे जो मेजॉरिटी एरियाज़ होते हैं वो ऑटोमेटिक पाकिस्तान से ज़्यादा, लेकिन कुछ एरियाज़ में जो है वो प्लेबिसाइट जो है वोटिंग कराती है। जैसे बलूचिस्तान में खाना कलात की होती है, वहाँ पे ये जो इनकी शूरा होती है वो इससे इलेक्शंस करवाते हैं, वहाँ पे केपीके में भी करवाते हैं और इंडियन की जो काफ़ी स्टेट्स थी वहाँ पे ये चीज़ करवाते हैं। तो ये भी यही फ़ॉर्मूला ये दे रहे हैं कि जब जंग खत्म होगी, क्योंकि 44 की बात कर रहे हैं, 45 में जाके वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, तो ये वार जो है वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कहते हैं जब जंग अज़ीम दोम खत्म होगी तो एक कमीशन बनाई जाएगी। वो कमीशन क्या करेगी, वो कमीशन जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो है, देखें, डिमार्केटिंग दोज़ एरियाज़ विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। जो एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, जो कि क्लियर कट है बिल्कुल, जिसमें अल्लामा इकबाल की 1930 में बात करते हैं, पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान जो है, वो एरियाज़ जो ऑटोमेटिकली वो डिमार्केट कर दी जाएँगी, वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में आएँगी। एंड अ प्लेबिसाइड टू बी हेल्ड इन दोज़ एरियाज़ वेयर ऑल द इन्हेबिटेंट मुस्लिम्स एंड मुस्लिम वुड वोट। अब दूसरी वो जगह है जिसमें इनकी जो है
एरिया जो इनके अलावा रह जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल की आप बात करते हो, इसमें हिंदू मेजॉरिटी भी है और मुस्लिम मेजॉरिटी भी है। तो इन जगहों पे एडल्ट सफ़रेज जो है, जो 18 साल से ऊपर के लोग होंगे वो वोट देंगे कि आया वो जो है अपना आज़ादी चाहते हैं या नहीं चाहते। पहले उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर किसके साथ होंगे, तो ये बाद में इससे डिसाइड किया जाएगा। तो सिंपल ये होगा कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ इंडिया के साथ रहेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ अलग होंगे और जिनमें जो अक्सरियत है बाकी जो एरियाज़ बच जाएँगे, उनमें एडल्ट सफ़रेज के थ्रू प्लेबिसाइड जो है, प्लेबिसाइड का मतलब ये है कि रायशुमारी जो है वो कराई जाएगी। इन केस ऑफ पार्टीशन, और वो कहते हैं कि अगर तक़सीम तक बात आ जाती है और पार्टीशन की बात होती है कि पार्टीशन ही करना है। जॉइंट एग्रीमेंट्स टू बी मेड फॉर द सेफगार्ड ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। वो कहते हैं अगर हम आज़ाद भी हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जो उस टाइम नहीं बना था, लेकिन वो कहते हैं अगर मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो हैं वो अलग हो जाते हैं, तो फिर हम एक काम ये भी करेंगे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, कॉमर्स को एक साथ रह के इनको कंटिन्यू करेंगे। मतलब अलग होने के बावजूद हम एक-दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे, बल्कि भाइयों की तरह जो है एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। हमारा डिफेंस जो है मुश्तरका होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है जिसमें रेलवे, अपना ट्रेन, शिप्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो मुश्तरका होगा और तिजारत जो है वो भी मुश्तरका होगा। तो अलग होने के बावजूद भी हम एक-दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे ताकि अलग हो के भी हम मुत्तहद रहें। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, द अबाउट टर्म्स टू कम टू फ्रूटेशन ओनली इफ ब्रिटिश ट्रांसफर। वो कहते हैं ये सारी चीज़ें तब मुमकिन होंगी जब ब्रिटिश जो है सारे इख्तियारात हमें देगी। तो ब्रिटिश जब सारे इख्तियारात हमें देगी या ब्रिटिश से जो इख्तियारात लेने उसके लिए हमें ये करना होगा कि पहले हिंदू मुसलमान एक-दूसरे के साथ ताउन करें, फिर सेंटर में अपनी हुकूमत बनाएँ। उसके बाद जो है फिर मेजॉरिटी एरियाज़ जो हैं उनको हम डिसाइड करेंगे। जिसके बाद बाकी जो एरियाज़ उसके अंदर हम प्लेबिसाइड कराएँगे और फिर अगर इन केस पार्टीशन हो भी जाती है तो हम एक-दूसरे के साथ ताउन करेंगे और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीआर फ़ॉर्मूला थी। जिसका मेन मकसद ये था कि ब्रिटिश हमें पावर दे और ब्रिटिश निकल जाए, उसके बाद हम ये कुछ करेंगे। तो अब क्या होता है, डेडलॉक यहाँ पे बरकरार है, कैबिनेट मिशन आ रही है, क्रिप्स मिशन आ रही है, आपको जो अलग लेक्चर आप उनको देख लें, आपको समझ आएगी। तो गांधी जो है वो जिन्ना से मिलने जाते हैं और वो इस फ़ॉर्मूला का हवाला देते हैं। तो आपके ज़हन में रहे सीआर फ़ॉर्मूला क्या चीज़ थी, तो हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जिन्ना टॉक सितंबर 1944 को। अब 1944 यही एक ही साल है। इसमें गांधी जो है वो इनके पास जाते हैं, एमए जिन्ना कायदे मोहम्मद जिन्ना के पास। इसी फ़ॉर्मूला राजाजी फ़ॉर्मूला जो है सीआर फ़ॉर्मूला, इसके हवाले से जाके उनसे डिस्कस करने के लिए जाते हैं। द टॉक्स वर अ फेलियर एज़ जिन्ना हैड ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज़ल। अब ये जो गांधी सीआर फ़ॉर्मूला को लेके जाते हैं, जिन्ना के साथ बात करते हैं इसके ऊपर, जिन्ना के कुछ रिज़र्वेशन होते हैं, ऑब्जेक्शन होते हैं उस पॉइंट्स पे लगाते इसके ऊपर लगाते हैं। वो क्या थी जिसकी वज़ह से जिन्ना जो है सीआर फ़ॉर्मूला को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं, ही वांटेड द ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस टू एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। वो कहते हैं पहले आप ये बात मान लें कि मुसलमान जो है, हिंदू-मुसलमान 2 अलग-अलग कौम है। तो टू नेशन थ्योरी हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़े थे जिसमें सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल जिन्ना वो सारे नाम आते हैं। तो पहली बात ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि आप ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये चीज़ एक्सेप्ट करे कि मुसलमान और हिंदू अलग-अलग कौम है। दूसरी बात वो कहते हैं, ही डिड नॉट वांट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ टू वोट ऑन प्लेबिसाइड, बट ओनली द मुस्लिम पॉपुलेशन इन दोज़ एरियाज़। तो जिन्ना दूसरी तरफ क्या कहता है, वो कहते हैं कि जो पूरी मुसलमान आबादी है वो जो है उस पे वोट ना करे, बल्कि ओनली द मुस्लिम पॉपुलेशन दो, लेकिन सिर्फ़ जो मुसलमान आबादी होगी इन इलाकों में वो करे। तो प्रैक्टिकली ये पॉइंट थोड़ा-सा समझना पड़ेगा क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप प्लेबिसाइड की बात करते हैं, वो कहते हैं देखिए अगर प्लेबिसाइड आप मुसलमानों को मुस्लिम एरियाज़ में क्यों करवा रहे हैं? बाकियों में भी आप करवाएँ, सिख एरियाज़ होंगे, फिर उसमें हिंदू एरियाज़ होंगे, मुस्लिम्स ही क्यों करें? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक हिसाब से तो सेपरेट भी कर रहे हो और दूसरी तरफ नहीं भी कर रहे, कि मुसलमानों को आप एक हिसाब से एडल्ट सफ़रेज की बात करेंगे जिसमें 18 साल से जो ऊपर लोग होंगे सिर्फ़ वो कर सकते हैं। अगर एक जगह पे आबादी 1 करोड़ की है और उसमें एडल्ट जो हैं 60 लाख हैं, तो फिर क्या मतलब आप 60 लाख को लेके बाकी 40 लाख को इग्नोर करेंगे? तो इस पॉइंट पे इसलिए ऑब्जेक्शन करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो प्लेबिसाइड की आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम सारे करें तो ये नहीं हो सकता। अलबत्ता उन जगहों पे होगा जहाँ पे मुस्लिम्स की जो है पॉपुलेशन है, जैसे बंगाल का एरिया आ जाता है, आपका असम का आ जाता है और बाकी प्रोविंसेस थी, तो वो कहते हैं इसको वहाँ तक करें, ना कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में इसको करें। ही वाज़ आल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर। अब सीआर फार्मूला ये कह रहा था कि हम मुश्तरका तौर पे एक सेंटर में हुकूमत बनाएँगे, तो वो कहते हैं नहीं, इसके हक में जिना नहीं है। आल्सो जिन्ना वांटेड सेपरेट डोमिनियंस टू बी क्रिएटेड बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया। तो जिन्ना कहते हैं इससे पहले जो है आप पार्टीशन पे आ जाएँ, 2 डोमिनियंस बनाएँगे, हिंदुओं की और मुसलमानों की।
वो डोमिनियंस होंगे, डोमिनियन इस चीज़ को तय करेंगे कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे। अगर वो तय कर पाईं तो ठीक है, नहीं कर पाई तो फिर वो आज़ाद हो जाएँ। तो जिन्ना असल में ये फ़ियर देख रहे हैं कि अगर ब्रिटिश चली जाती है, तो कांग्रेस जो है हमें कुछ भी नहीं देगी। क्योंकि वो ये चीज़ देख चुके थे, नेहरू रिपोर्ट में देख चुके, उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ आ गई। तो उन्होंने देख ली कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास पावर आ जाए तो वो किस तरह ट्रीट करेंगे। तो इसलिए अपने पास्ट से सबक सीखते हुए वो इस तरह के किसी भी फ़ॉर्मूले पे राज़ी नहीं है कि वो पावर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद आए, उसके बाद ही वो उनके साथ बातचीत करें। तो समझ चुके थे इसके बाद इस तरह उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। जो कुछ भी वो कर सकते हैं ब्रिटिश की मौजूदगी में करें। फिर इसके बाद आगे आप देखते हैं सिख also looked upon the formula unfavorably because the formula meant a division of Punjab. Although the Sikhs were a big crunch of the population, they were not in the majority in any Sikh. फिर वो कहते हैं सीआर फार्मूला के गांधी के जिन्ना के अलावा जो सिख्स थे वो भी इसको फेवर नहीं कर रहे थे क्योंकि इनकी वजह से क्या होगा कि सिख जो उनकी मेजोरिटी पंजाब में थी, हालांकि वो बिखरे हुए थे लेकिन मेजोरिटी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, पंजाब डिवाइड हो रहा था, डिवीजन पे वो राजी नहीं थे। और यही आप देखते हैं जब पार्टीशन होती है पंजाब पंजाब तकसीम हो जाता है तो यही सिख जो है वो आके लोगों का कत्लेआम करते हैं, सारा यही सिख होते हैं जो खुश नहीं थे। इसके तरह सवारकर जो है शायमा सवारकर वो वाला ये ग्रुप है जिसमें आप देखते हैं जो गांधी को बाद में सिग्नेट करती है, यही ग्रुप होती है जो आजकल बीजेपी जिसको लीड कर रही है, सवारकर वाली ग्रुप जो है। इसके जो लोग हैं हिंदू महासभा ये एंड नेशनल लिबरल फ्रंट आल्सो अगेंस्ट वो भी इसके हक में नहीं थे क्योंकि वो उनकी फिलॉसफी ये थी अखंड भारत वाली, कि हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए। तो सीआर फार्मूला जो है कुछ जगहों पे पार्टीशन के लिए हिंट दे रहे हैं तो वो भी इसको एग्री नहीं कर रहे थे। The Indian National Congress, which was hitherto opposed to the partition of the country, was willing to give some concession to get the League on board to talks for independence, but the League was अब ये देखें वो ये बात करी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि आज़ादी के पार्टीशन के हक में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश से आज़ादी लेने के लिए मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाना चाह रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी कि वो पहले आज़ादी लेगी उसके बाद ही बातचीत करेगी। यहाँ पे आप देखते हैं सीआर फार्मूला क्या था, सीआर ने क्या पेशकश की। फिर गांधी इस फार्मूला को लेके जिन्ना के पास जाते हैं कि इस पे हम बातचीत करेंगे। जिन्ना उसके ऊपर रिजर्वेशन लगाते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं। ना सिर्फ जिन्ना बल्कि ये जो फार्मूला था ये सिख्स को भी काबिल कबूल नहीं था और हिंदू जो महासभा थी उनको भी काबिल कबूल नहीं था। तो एक हिसाब से ये जो टॉक का मकसद था कि जिन्ना को राज़ी करना सीआर फार्मूले पे वो नाकाम हो जाता है। तो नाकाम हो जाते हिसाब से ये जो है कोई फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं आती और इवेंट्स जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलती जाती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।